वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेजाइजा। तो दोस्तों आज हम पेजाइजा की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पेजाइजा क्या होता है, कैसे इसकी लाइफ हिस्ट्री, कैसे क्या सब इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजिशन। दोस्तों तो सिस्टमेटिक पोजिशन जैसा कि हम जानते हैं, किंगडम इसका फंजाई है, क्योंकि ये फंजाई है, एक पेजाइजा एक फंजाई है। किंगडम फंजाई माइकोटा भी कहते हैं इसे। डिवीजन इसका एस्कोमाइकोटा है। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना है। दोस्तों सब डिवीजन जरूर लिखिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। ऑर्डर इसका पेजाइजेंस है, फैमिली पेजाइजेसी और जीनस पेजाइजा है। दोस्तों जीनस से ही रिलेटेड कुछ इसके फैमिली के भी नाम होते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज में आप अगर एसी लगा दें इसके जीनस के नाम में तो इसका फैमिली का नाम हो जाता है। तो ये हुआ दोस्तों इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। कुछ जनरल बातें जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पेजाइजा जैसा कि जानते हैं हम, इसका कॉमन नेम है कप फंजाई, यानी कि इसका जो नाम है कप फंजाई, कॉमनली जिसे कप फंजाई के रूप में जाना जाता है, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसी के नाम पे इसको कप फंजाई कहा जाता है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों अगर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा इसकी लाइफ हिस्ट्री तो आपको ज़रूर लिखना होगा। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स के साथ, बिल्कुल एकदम जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने के लिए, बस वही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कप जैसा होता है, कप जैसा चाय पीने का कप होता है, ये कटोरी जैसी होती है, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है इसका। जैसे मान लीजिए ये कुछ इसका एपोथीसिया कुछ ऐसा होता है। बाकी कुछ माइसीलियम इसके ये ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि जमीन से ऊपर उगा रहता है। कुछ माइसीलियम इसमें क्या होते हैं, अंडरग्राउंड भी रहते हैं, जमीन के अंदर इन्वेट कर जाते हैं ताकि इसे होल्ड रखें जमीन में और कुछ न्यूट्रिशन इसे मिल सके। तो ये होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा, कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसी से कप फंजाई कहा जाता है दोस्तों। तो ये कप फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कप जैसा है। इसके बाद दोस्तों इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, तो एस्कोमाइकोटिना का ये मेंबर है, इसलिए एस्कोमाइकोटिना में जो भी मतलब उसके जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो हाइफी है, माइसीलियम है, वो वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। वहीं अगर एक स्टेप पीछे चलें जाइगोमाइकोटिना में तो वहाँ पे लेस डेवलप हाइफी है या माइसीलियम है। एक स्टेप आगे अगर बढ़ते हैं एस्कोमाइकोटिना में, तो ये एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में। तो ये एस्कोमाइकोटिना का मेंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइफी या माइसीलियम है इसके वेल डेवलप्ड है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, यानी कि उनमें बीच बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन है, एक एक सेल इंडिविजुअली अपने आप को सेपरेट किए हुए बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। तो ये था इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। एक बार फिगर के थ्रू देख लेते हैं। दोस्तों वैसे तो कई सारी स्पीसीज हैं इसकी, लेकिन पेजाइजा वेसिकुलोसा जो है वो मोस्ट कॉमन है, जो हर जगह पाई जाती है। ये कैप्रोफिलस फंजाई है। कैप्रोफिलस फंजाई दोस्तों ये कैसी है, कैप्रोफिलस है। कैप्रोफिलस फंजाई है। कैप्रो का मतलब होता है दोस्तों गोबर या फिर डंग, मीन्स डंग पे काउ डंग। और ये फिलस का मतलब ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो ये जनरली क्या होता है, एक तो ये सैप्रोफाइट है ही, ये सैप्रोफाइट है, और सैप्रोफाइट में एक ऐसा है कैप्रोफिलस फंजाई है। दोस्तों कैप्रोफिलस का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, इन सब पे ग्रो करने वाले। कैप्रो का मतलब होता है जनरली गोबर होता है, तो गोबर पे उगने वाले ये फंजाई हैं, इसलिए इन्हें कैप्रोफिलस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये गोबर पे उगते हैं, इसलिए इसका नाम कैप्रोफिलस पड़ा दोस्तों। उसके बाद ये सैप्रोफाइट है क्योंकि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला फंजाई जो होता है वो सैप्रोफाइट होता है। और ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, यानी कि ट्रू सैप्रोफाइट है। ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू फंजाई है। उसके बाद वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है
वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका माइसीलियम जो है वो वेल ब्रांच्ड है, वेल डेवलप्ड है, उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए एक माइसीलियम है, इसमें ये बीच बीच में क्या है, वॉल है, जिसे हम सेप्टा कहते हैं। इसका हर एक का न्यूक्लियस सेपरेट है क्योंकि बीच में इसकी वॉल है। ये हर एक सेल अलग है, डिवाइड है, मतलब कि अपने आप को सेपरेट किए हुए बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। तो ये सेप्टेट है, ब्रांच्ड भी है, क्यों इसमें क्या है, ब्रांचेस भी होंगी। माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कैसा था, ब्रांच है, सेप्टेट है, क्या, माइसीलियम जो है या हाइफी जो है इसकी जो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है हाइफी मिलकर बनाती है माइसीलियम, और माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। दोस्तों ये हुआ इसका जनरल फीचर या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये कैप्रोफिलस है, सेप्रोफिटिक है, और जो मोस्ट कॉमन है पेजाइजा वेसिकुलोसा। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है पेजाइजा की वेसिकुलोसा, जो हर जगह लगभग पाई जाती है। कहीं भी आप देखेंगे काऊ डंग पड़ा हुआ है तो बरसात के महीने में अक्सर ये ग्रो कर जाता है, और कब जैसा उसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया से ग्रो किया हुआ रहता है। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये पेजाइजा ही है, क्योंकि कप की तरह उसका जो एपोथीसिया होगा, जो अपर पार्ट होगा, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है, उसे एपोथीसिया कहा जाता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होगा बिल्कुल कप जैसा होगा। इसी के नाम पे इसका, उसी के स्ट्रक्चर पे इसका नाम पड़ा कप फंजाई। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ साइकिल में आएगा तो लाइफ साइकिल बेसिकली इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल ही होती है। ये तो वेजिटेटिव एक नॉर्मल टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो लाइफ साइकिल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो फंजाई, जैसा कि हम जानते हैं, फंजाई दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एक तो पहला होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है दोस्तों, फेवरेबल कंडीशन में। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है। अब ये किस टाइप का होता है, कैसे होता है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो कोनिडिया कैसे बनता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। प्लांट ये जैसे थैलस ग्रो किया हुआ है, पेजाइजा कहीं पे भी ग्रो किया हुआ है, इसके जो कुछ हाइपी होंगे वो इरेक्ट हो जाएंगे, क्लब शेप्ड हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम सीधे इरेक्ट रहेंगे, अपवर्ड रहेंगे, वो बनाएंगे कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर हो गया। मान लीजिए कुछ ही हाइपी यहाँ पे ग्रो की हुई हैं, ये बनाएंगे कोनिडियोफोर। इनमें से कुछ जो ओल्ड होंगी और स्पेशलाइज्ड होके इरेक्ट होके अपवर्ड होके बनाएंगी कोनिडियोफोर, जो कि क्लब शेप्ड है। ये है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर है, क्लब शेप्ड है, अपवर्ड है, इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है और ऊपर को ग्रो किया हुआ है। ये इसे हम कहेंगे कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर के ऊपर क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, या कोनिडिया की जो मदर सेल्स होती हैं वो कोनिडियोफोर में ही प्रेजेंट होती हैं। यहीं से इसका किसका, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है यहीं से होता है। यहाँ पे ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज रहेंगी कोनिडिया। बेसिपिटल का मतलब होता है कि जो यंगेस्ट कोनिडिया है एट द बेस एंड द मैच्योर कोनिडिया एट द टॉप, यानी कि जो सबसे यंग बॉर्न है, बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो कोनिडिया है वो बेस पे रहेगी, और जो मैच्योर हो चुकी है, जो सारे उसमें फीचर आ गए हैं, वो ऊपर रहेगी, सबसे टॉप पे रहेगी। तो कोनिडियोफोर का जर्मिनेशन कैसे होता है दोस्तों, कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है, कोनिडियोफोर का नहीं। कोनिडियोफोर से तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जो कोनिडिया होती हैं वो डायरेक्ट जर्मिनेट करती हैं, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल आ गई, मान लीजिए
वैसे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, लेकिन कोनिडिया के बनने तक फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन जब उसका जर्मिनेशन का टाइम आया, जब कोनिडिया बन गई, तो उस समय मान लीजिए अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो कोनिडिया जो है, मान लीजिए ये कोनिडिया है, ओवल शेप्ड की है, ये कोनिडिया है, इसके चारों ओर एक वॉल जनरेट कर जाएगी। क्या होगी? वॉल डेवलप कर जाएगी जो इसे प्रोटेक्ट रखेगी। ये एक सिस्ट होगी जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। किसकी? कोनिडिया की एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। इसमें फ्लैजलेट कंडीशन आ जाएगी। अब इसे हम कहेंगे क्लेमाइडोस्पोर। ये कहलाएगा क्लेमाइडोस्पोर। इसमें 2 फ्लैजला रहेंगे, इसका कोनिडिया इसके अंदर है और ये सिस्ट है। अब जब ये सिस्ट ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, जब बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है, जब जर्मिनेट हो जाएगी, या फिर उसके पहले जो कोनिडिया होगी उसे कोनिडिया ही कहेंगे, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो क्या होगा? इसके ऊपर एक वॉल जब क्या होगी? डेवलप कर जाएगी, सिस्ट होगी जो प्रोटेक्ट करेगी इस कोनिडिया को अनफेवरेबल कंडीशन से। और अब इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे क्लेमाइडोस्पोर। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्लेमाइडोस्पोर की जो ये वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी, इसकी डॉर्मेसी ब्रेक हो जाएगी। ये इनएक्टिव कंडीशन में जो था वो अब एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा और ये जर्मिनेट कर जाएगा और एक नए माइसिलियम को बनाएगा। फिर से ये पेजाइजा एक कप के फॉर्म में ग्रो कर जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, बिल्कुल एकदम आसान सा है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा हर फंजाइसिस में थोड़ा सा अलग है, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा वो इम्पॉर्टेंट भी है, वो अलग भी है सबसे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। है बिल्कुल आसान दोस्तों, कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। बस एक बार आप ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों ये कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोस्ट कॉमन मेथड है पेजाइजा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी से ये प्रोसेस होता है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सोमैटोगैमी से होता है। और जो सोमैटोगैमी है वो पेजाइजा के केस में बहुत ही कॉमन है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसमें सोमैटोगैमी ही होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है सबसे। तो सोमैटोगैमी टाइप का होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है। दोस्तों ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोमा और गैमी। सोमा का मतलब होता है बॉडी या फिर बॉडी सेल्स। सोमा का मतलब बॉडी या बॉडी सेल्स। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें, जानने वाली बातें। सोमा का मतलब होता है बॉडी और गैमी का मतलब होता है मिक्सिंग या ब्लेंडिंग या फ्यूजन। मिक्सिंग, गैमी का मतलब मिक्सिंग होता है। तो बॉडी या बॉडी सेल्स जो होती है वही एक गैमेट की तरह बिहेव करने लग जाती हैं और वही जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या फिर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी नॉर्मल बॉडी सेल्स ही हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं। और उन्हीं में से वो क्या होते हैं? हर एक इंडिविजुअल सेल एक गैमेट की तरह बिहेव करेगा और वो आपस में फ्यूज हो जाएगा और उसी से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी ले। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ सोमैटोगैमी होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। तो क्या होगा? मान लीजिए 2 माइसिलियम साइड बाय साइड ग्रो कर रहे हैं। ये एक माइसिलियम ये है और दूसरा ये ग्रो कर रहा है। ये दोनों अपोजिट स्टेन के भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव स्टेन है, ये निगेटिव स्टेन है, स्टेन इनका अपोजिट होगा, तभी क्या होगा? इसमें
सोमेटोगेमी होगी। तो मान लीजिए ये क्या है, ये 2 माइसीलियम साइड बाई साइड ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये अपोजिट स्टेन के हैं, ये थोड़ा पास में आ जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे। ये दोनों माइसीलियम वही वाले हैं। इनकी वॉल जो है, जहां पे सबसे नजदीक में है, इन दोनों की वॉल जो है वो फ्यूज कर जाएगी एक दूसरे से। क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, ये इनकी वॉल का फ्यूजन हो गया। तो इनके दोनों में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया, यानी कि दोनों का साइटोप्लाज्म क्या है, एक साथ आ गया। अब इनके पास एक एक न्यूक्लियस भी है जो कि हैप्लॉइड। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 माइसीलियम ग्रो कर रहे हैं साइड बाय साइड, अपोजिट स्टेन के हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पास में आ गए और इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे इनकी बॉल जो है वो फ्यूज कर गई, या डाइल्यूट हो गई, या डाइजेस्ट हो गई, कुछ भी हो गई। इनके पास न्यूक्लियस है और फंजाई की बॉडी जो होती है दोस्तों वो हैप्लॉइड होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इनके पास। हैप्लॉइड का मतलब होता है दोस्तों, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो n में है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो सिंगल है, पेयर में नहीं है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो अनपेयर्ड है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। तो अपोजिट स्टेन वाला जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे स्टेन में चला जाएगा, दूसरे मतलब दूसरे माइसीलियम में चले जाएगा, अपोजिट स्टेन वाले में। और वहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी। देखिए सारी सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस एक एक है, लेकिन जब ये सेल्स फ्यूज हुई आपस में तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस इसके पास आ गया, या इसका न्यूक्लियस इसके पास चला गया, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ गए और एक कैसी कंडीशन आ गई, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई। ये कंडीशन कैसी आ गई दोस्तों, डाइकैरियोटिक कंडीशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैप्लॉइड है, ये सारी सेल्स इसकी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, एन है। हैप्लॉइड को एन से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये जो एन होता है ये शो करता है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है या अनपेयर में है, क्रोमोसोम का जो नंबर है। तो यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस दोनों के पास है जो कि हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस आ गए। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो 2 हैं, लेकिन इनकी जो प्लॉइडी है, यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, वो अभी भी क्या है, हर एक न्यूक्लियस में अलग अलग है। और हर एक न्यूक्लियस में क्या है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम है, यानी कि अभी जब ये फ्यूज करेंगे तब इनके क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर में आ जाएंगे, पेयरिंग करेंगे। लेकिन अभी क्या है, डाइकैरियोटिक फेज तो है, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, लेकिन क्या है, हैप्लॉइड है दोनों। यहाँ अभी डिप्लॉइड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड है और डाइकैरियोटिक कंडीशन है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिक्स कर जाएंगे, यानी कि फ्यूज कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया और एक कंडीशन आ गई डिप्लॉइड। आप चाहें तो नेक्स्ट फिगर में इसे बना सकते हैं। और ये कैसी कंडीशन आ गई, डिप्लॉइड। और ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन थी ये अब खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये क्या करेगा, यही जो ये सेल्स हैं, ये सेल जो है यही बनाएगा, यही बिहेव करेगा एज ए एस्कस मदर सेल, यही बनाएगा फ्यूचर में एस्कस, जो डिप्लॉइड है। जो डिप्लॉइड ये सेल है यही बनाएगा एस्कस, और ये बिहेव कर रहा है अभी एज ए मदर सेल, ये बिहेव कर रहा है एज ए एस्कस मदर सेल, और ये डिप्लॉइड है अभी। अब इसमें आगे क्या होगा, अब इसके आगे दोस्तों क्या होगा कि जो डिप्लॉइड कंडीशन थी, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होने के बाद दोस्तों, जब मियोसिस हो जाएगी तो 4 सेल बनेंगी और जो कि हैप्लॉइड होंगी।
मान लीजिए ये एक एस्कस मदर सेल था जो भी हमने देखा, तो एस्कस मदर सेल है तो क्या बनाएगा, एस्कस बनाएगा। ये मान लीजिए एक क्लब शेप्ड एस्कस बन गया, ये एस्कस बन गया। अब इसका जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके, फर्स्टली ये डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एक बार मियोसिस होगी, दूसरी बार माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस हो गई तो मियोसिस से 4 सेल बनी, माइटोसिस से, मियोसिस के एंड में दोस्तों 4 सेल बनती हैं या 4 न्यूक्लियस बनते हैं। जब सेल डिवाइड होती है मियोटिकली तो उसमें 4 सेल बनती हैं, 4 न्यूक्लियस बनते हैं। और अगर माइटोसिस से डिवाइड होगी तो उसमें 2 सेल या 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। और अगर पूरी सेल डिवाइड हो रही है तो उसमें 2 सेल बनेंगी माइटोसिस के आखिरी में। और अगर मियोसिस हो रही तो उसमें 4 सेल बनेगी। तो पहले मियोसिस हो गई इसमें, और अब क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में कितनी सेल आई थी, 4 सेल आई थी। 4 सेल में हर एक में माइटोसिस हो गई, तो माइटोसिस से 2-2 सेल बनी, तो उसके आखिरी में क्या बना, 8 सेल बन गई या 8 न्यूक्लियस बन गए। क्योंकि हर एक सेल में जब माइटोसिस हुई तो हर एक से 2 सेल बनी, और पहले 4 थी मियोसिस के आखिरी में। तो मियोसिस के आखिरी 4 जब माइटोसिस में आई, माइटोसिस के बाद 2-2 हर एक से बनी, तो टोटल 8 सेल बन गई। और वही कैसे बिहेव करेंगी, एज अ एस्कोस्पोर बिहेव करेंगी। ये कुछ एलिप्टिकल शेप्ड होंगी, इनका नंबर जो होगा वो 8 होगा। हर एक सेल यहाँ पे अब कैसी है, हैप्लॉइड है, क्योंकि एक बार यहाँ पे मियोसिस हो चुकी है। मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम हैं, डॉटर सेल में उसका आधा हो जाएंगे। और अगर माइटोसिस हो रही तो बराबर चलते रहेंगे, जितने भी क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में हैं उतने ही डॉटर सेल में भी आएंगे। तो यहाँ पे पहले मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, फिर माइटोसिस हुई तो इक्वल चलता रहा, हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे हर एक सेल क्या है, हैप्लॉइड है। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये अब एस्कस बन गया। अब इसके बाद एक एपोथीसिया में जो उसका फ्रूटिंग बॉडी होती है पेजाइजा का, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वही उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, वही उसका एपोथीसिया है। और उसमें क्या होगा कि कई सारे एस्कस रहेंगे, और हर एक एस्कस में क्या रहेगा, एक एक मतलब 8 एस्कोस्पोर रहेंगे, यानी कि 8 एस्कोस्पोर हर एक एस्कस में रहेंगे। तो उसका जो एपोथीसिया का स्ट्रक्चर होता है वो देख कुछ ऐसा होता है। चाहे तो आप बना भी सकते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ये इसकी सेल्स है। यहाँ पे क्या कुछ माइसीलियन जो है वो स्पेशलाइज्ड होकर बना रहे हैं एस्कस। यहीं की सेल्स जो है वो एज ए एस्कस मदर सेल बिहेव करेंगी, और यहीं पे जो अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा वो सारा प्रोसेस यहीं किसी एक सेल में हो रहा है, और वही एक सेल बनाएगी एस्कस, जिसमें एलिप्टिकल शेप्ड 8 एस्कोस्पोर रहेंगे। दोस्तों ये हो गया एस्कस। अब इनके बीच में कुछ क्या रहेंगे, स्टेराइल हाइफी रहेंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पैराफाइसिस कहेंगे। कुछ स्टेराइल हाइफी रहेंगी इसमें जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, वेजिटेटिव हैं, वो क्या कहलाएंगी, पैराफाइसिस कहलाएंगी। ये एपोथीसिया है,
ये क्या है दोस्तों, एस्कस है। एस्कस है। ये इसमें क्या है, एस्कोस्पोर है। और ये क्या है, पैराफाइसिस है। पैराफाइसिस है। लार्ज नंबर ऑफ पैराफाइसिस आएंगी जो कि स्टेराइल है, जो कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही, ये कहलाएंगी पैराफाइसिस। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एपोथीसिया है, एपोथीसिया कहलाएगा। इसके अंदर एस्कस है, हर एक लार्ज नंबर ऑफ एस्कस है। ये तो मैंने छोटा सा बनाया है। हर एक एस्कस के अंदर क्या है, 8 क्या है, एस्कोस्पोर्स है। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एस्कस जो है इसकी वॉल ब्रेक हो जाएगी और सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे एस्कोस्पोर जो है वो बाहर आ जाएंगे। और हर एक एस्कोस्पोर क्या करेगा, एक नए पेजाइजा में, एक नए फंजाई में कन्वर्ट हो जाएगा जर्मिनेट करके। तो दोस्तों ये था इसका लाइफ साइकिल, किसका, पेजाइजा का। तो दोस्तों पेजाइजा की लाइफ साइकिल हमने पूरी डीपली स्टडी की, बिल्कुल उतना ही डिस्कस किया जितना एग्जाम में आने वाला है, जितना एग्जाम में आपको लिखना है। बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज नोट्स के साथ है। आप लोग अगर एक बार नहीं समझ में आता, वैसे तो एक बार में समझ आ ही जाएगा, अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है या फिर मुझ में कोई गलती है जो आप बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।